हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे किगाली अमेंडमेंट टू मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में, जिसको इंडिया ने डिसाइड किया रेटिफाई करने का। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या है? इट इज अ प्रोटोकॉल ऑन सब्सटेंसेस दैट डिप्लीट द ओजोन लेयर। ओजोन लेयर के प्रोटेक्शन के लिए एक प्रोटोकॉल साइन किया गया था जिसका नाम है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ऑन सब्सटेंसेस दैट डिप्लीट द ओजोन लेयर। ओजोन लेयर हमारा स्ट्रेटोस्फेयर में है जो कि हमें हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से बचाता है। इस प्रोटोकॉल में ये डिसाइड किया गया कि जितने भी मैन मेड सब्सटेंसेस हैं जो कि ओजोन लेयर को डिप्लीट करते हैं, उनको हार्म करते हैं, उनके प्रोडक्शन और कंजम्पशन को रेगुलेट किया जाएगा। ये लगभग 100 मैन मेड सब्सटेंसेस को रेगुलेट करने की बात करता है जो भी ओजोन लेयर को डिप्लीट करते हैं। इट वाज अडॉप्टेड ऑन 15 सितंबर 1987 और ये एकमात्र ऐसा ट्रीटी है जिसको सभी कंट्री ने रेटिफाई कर दिया। इसीलिए ये अब तक का सबसे सक्सेसफुल और सबसे इफेक्टिव क्लाइमेट ट्रीटी माना जाता है। इसमें स्टेप वाइज रिडक्शन की बात की गई है विथ डिफरेंट टाइम टेबल्स फॉर डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज। चूंकि डेवलप्ड कंट्रीज के इंडस्ट्रीज ऑलरेडी डेवलप्ड है, उनके पास अल्टरनेटिव्स अवेलेबल है ऐसे सब्सटेंसेस को रिप्लेस करने की जो ओजोन को डिप्लीट करते हैं। लेकिन जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो अभी भी ऐसे फेज में नहीं आए हैं कि तुरंत सारे सब्सटेंसेस को रिप्लेस कर दिया जाए, क्योंकि ऐसे सब्सटेंसेस जो कि ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस के अल्टरनेटिव्स हैं वो थोड़े कॉस्टली भी होते हैं। इसीलिए दोनों ही लेवल के कंट्रीज के लिए डिफरेंट टाइम टेबल्स दिया गया है, यानी कि इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है लेकिन डिफरेंशिएटेड है। सो इक्वल बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। इस प्रोटोकॉल के जितने भी आर्टिकल्स हैं वो बाइंडिंग है। जो भी कंट्री इसको रेटिफाई करती है उसको अपने कंट्री में उसी के अकॉर्डिंग लॉ बनाने होते हैं ताकि सारे सब्सटेंसेस को फेज आउट किया जाए। टाइम टारगेटेड है, यानी कि टाइम दिया गया है, और मेजरेबल कमिटमेंट्स है, कितना किसको रिड्यूस करना है वो भी इसमें दिया गया है। इसमें सबसे पहले बात की गई है कंप्लीट फेज आउट ऑफ CFCs एंड अदर ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस। CFC को पहले रिप्लेस करके हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स आया जो कि थोड़ा कम हार्मफुल था ओजोन लेयर के लिए। फिर आया HFC जिसका लीस्ट इम्पैक्ट है ओजोन लेयर पे, लेकिन ये बहुत ही पावरफुल ग्रीन हाउस गैसेज है। और अभी सबसे बड़ा चैलेंज हमारे सामने क्या है? टू रिड्यूस द ग्रीन हाउस गैस इमिशन, ताकि ग्लोबल वार्मिंग से हम लोग लड़ सके, ग्लोबल वार्मिंग कम कर सके। इसीलिए HFC का यूज भी अंडर स्कैनर आया। ऑल्दो जितने ग्रीन हाउस गैसेज हैं उसमें बहुत ही कम पार्ट है HFC का, लेकिन फिर भी ये काफी पावरफुल ग्रीन हाउस गैस है, इसीलिए इसको भी फेज आउट करने की बात की गई। ये देखा गया कि दूसरे जितने क्लाइमेट पैक्ट्स हैं वो इतने इफेक्टिव नहीं है और उनको तुरंत रेटिफाई करवाना मुश्किल है। इसीलिए सभी नेशंस ने ये डिसाइड किया कि HFC को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में इंक्लूड किया जाएगा। इसी को इंक्लूड करने के लिए आया किगाली अमेंडमेंट। किगाली रवांडा में है, वहां पे ये एग्रीमेंट साइन किया गया था, इसीलिए इसको कहते हैं किगाली अमेंडमेंट टू मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। इसमें डिसाइड किया गया था कि HFC को इंक्लूड किया जाएगा इन द लिस्ट ऑफ कंट्रोल्ड सब्सटेंस, और एक शेड्यूल तैयार किया गया इसके फेज आउट के लिए। इस अमेंडमेंट में ये डिसाइड किया गया कि बाय द मिडिल ऑफ दिस सेंचुरी इसको 85% तक हमें रिड्यूस कर देना है HFCs के यूज को। इंडिया ने यहाँ पे निगोशिएट करके अपने लिए और कुछ और डेवलपिंग कंट्रीज के लिए ये डिटरमाइन कराया कि इंडिया ये टारगेट बाय 2047 अचीव करेगा। डेवलप्ड कंट्रीज को ये टारगेट बाय 2036 अचीव कर लेना है। चाइना को इस टारगेट को बाय 2045 अचीव करना है। इंडिया को अपने HFCs के यूज को फ्रॉम 2031 कट करना शुरू करना है। यहाँ पर भी टाइम मिला है इंडिया और डेवलपिंग कंट्रीज को, जबकि डेवलप्ड कंट्रीज को इमीडिएटली इसके यूज को रोक देना है। HFCs के कंजम्पशन और प्रोडक्शन को रोकने की वजह से ये माना जाता है कि लगभग 0.5 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर राइज को रोका जा सकेगा। तो देखा जाए तो किगाली अमेंडमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है, क्योंकि ये पेरिस अग्रीमेंट के कमिटमेंट को फुलफिल करने में हमें हेल्प करेगा, जो डिसाइड किया गया है पेरिस अग्रीमेंट में कि 2 डिग्री सेल्सियस के नीचे लाने की बात की गई है। अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, बिटवीन 1995 एंड 2010 मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के कमिटमेंट्स की वजह से लगभग 135 बिलियन टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस को अवॉइड किया गया है, और बाय द एंड ऑफ द सेंचुरी ये बढ़ के 420 बिलियन टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। अब हम लोग जानते हैं कि ओजोन लेयर कैसे बनता है और इसका डिप्लीशन कैसे होता है। तो ये एक नेचुरल साइकिल है, नेचुरल प्रोसेस है जो मिलियंस ऑफ ईयर से चला आ रहा है। कांस्टेंट साइकिल है जो बार बार
होता ही रहता है। इसको कहते हैं हम लोग चैपमैन साइकिल। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इन्वायरमेंट पे इंट्रोड्यूस होते रहते हैं फोटोसिंथेसिस के थ्रू। फिर ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल अल्ट्रावायलेट रेज के साथ रिएक्ट करके, यहाँ पे फोटोलाइसिस बोलते हैं इसको, ये टूट जाते हैं। फोटो यानी कि लाइट और लाइसिस मतलब टूटना। टूट करके ये 2 ऑक्सीजन एटम्स हो जाते हैं। ये फ्री ऑक्सीजन जो है फिर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करके ओजोन बनाते हैं, O3। ये O3 फिर से सनलाइट में रिएक्ट करते हैं, इनका ब्रेकडाउन होता है और फिर वहां से फ्री ऑक्सीजन निकलता है। तो ये साइकिल लगातार चलता रहता है। ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस हमारे हैं, जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हो गए, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हो गए, HFCs हैं, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स, मिथाइल ब्रोमाइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड। इन सब का यूज होता है रेफ्रिजरेंट्स में, एयर कंडीशनर्स में, स्प्रेज में। किस तरह से ये डिप्लीट करते हैं? ये CFCs जो है इसमें है क्लोरीन, फ्लोरीन और कार्बन। ये एक्सट्रीमली स्टेबल कंपाउंड है। एक्सट्रीमली स्टेबल होने की वजह से ये इन्वायरमेंट में काफी देर तक परसिस्ट करते हैं और ज्यादा ऊंचाई तक पहुंचते हैं। जनरली क्या होता है, मॉलिक्यूल्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं इन्वायरमेंट में, लेकिन ये हाइट तक पहुंचते हैं और ऊपर जब जाते हैं तो हाई एनर्जी फोटॉन्स है। ये हाई एनर्जी फोटॉन्स एक तरह से इनको तोड़ देते हैं और फ्री कर देते हैं। फ्री करने से वहां से निकलता है क्लोरीन। क्लोरीन रिएक्ट करता है ओजोन के साथ और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बनाता है। फिर ये ClO फ्री ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्लोरीन बन जाता है और फिर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बनता है। इस तरह से ये ओजोन के प्रोसेस में इंटरवीन करता है, क्योंकि ये एक फ्री क्लोरीन कई ओजोन मॉलिक्यूल को डिस्ट्रॉय करता है। ये बार बार रिएक्ट करता है और इस प्रोसेस से ओजोन का जो अपना साइकिल है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। इसी की वजह से ओजोन लेयर धीरे धीरे थिन होता है और एक होल क्रिएट होने लगता है। इसी को कहते हैं ओजोन होल। सबसे पहले इसको अंटार्कटिक के ऊपर नोटिस किया गया था। पहले समझा गया कि ये किसी इंस्ट्रूमेंट का फॉल्ट है, लेकिन फिर नासा के सैटेलाइट पिक्चर्स वगैरह से ये कंफर्म हुआ कि ओजोन लेयर वहां पे बिल्कुल ही खत्म हो गया है, डिप्लीट हो गया है, इसीलिए एक बड़ा सा होल क्रिएट हो गया है। क्योंकि HFCs जो थे वो ओजोन डिप्लीटिंग नहीं थे, इसीलिए वो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में कंट्रोल्ड सब्सटेंसेस में इंक्लूड नहीं थे, लेकिन वो प्रॉब्लमेटिक ग्रीन हाउस गैसेस थे जिनके इमिशन को कंट्रोल करने की बात क्योटो प्रोटोकॉल में, पेरिस एग्रीमेंट में की गई थी। लेकिन चूंकि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल और इफेक्टिव एग्रीमेंट था और इसकी वजह से ऑलरेडी 98.6% ऑफ ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस फेज आउट हो चुके हैं, इसीलिए डिसाइड किया गया कि किगाली अमेंडमेंट के थ्रू HFCs को इंक्लूड किया जाएगा। तो ये था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और किगाली अमेंडमेंट, और हमने समझा कि ओजोन का डिप्लीशन कैसे होता है। इससे एक और क्वेश्चन निकल के आता है कि क्यों अंटार्कटिक के ऊपर इतना बड़ा ओजोन लेयर डिप्लीशन हुआ, वहां पे ओजोन होल बना। इसको हम लोग किसी नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि मैं इस पे वीडियो बनाऊं। काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, ज्योग्राफी और साइंस से रिलेटेड, कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे।